22 अप्रैल 2025 कश्मीर का पहलगाम, एक ऐसी जगह है जहां लोग डर के लिए नहीं, सुकून के लिए आते हैं। उस दिन भी सब कुछ सामान्य लग रहा था। पर्यटक घाटी में घूम रहे थे, कुछ लोग फोटो खिंचवा रहे थे, कुछ परिवार पहाड़ों के बीच शांत समय बिता रहे थे। लेकिन दोपहर के वक्त यह शांति अचानक टूट गई। जंगल की तरफ से हथियारबंद आतंकी बाहर आए। बाद की जांच में सामने आया कि यह हमला अचानक नहीं था। आतंकियों ने पहले से इलाके की रेकी की थी। कब सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, सुरक्षा की मौजूदगी कहाँ कम होती है, और पर्यटक किस रास्ते से आते जाते हैं, इन सब बातों पर नजर रखी गई थी। हमले के दौरान आतंकियों ने लोगों को रोका। चश्मदीदों के बयान और शुरुआती जांच के मुताबिक आतंकियों ने लोगों से उनकी पहचान पूछी। कुछ लोगों से धर्म से जुड़े सवाल किए गए। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आतंकियों ने कुछ लोगों से कलमा पढ़ने को कहा। जो लोग खुद को हिंदू बताते थे या जो कलमा नहीं पढ़ पाए, उन्हें सीधे निशाना बनाया गया। इसके बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। कुछ ही मिनटों में पूरी जगह चीख पुकार और अफरा तफरी में बदल गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कई लोग वहीं गिर पड़े। जब गोलियां रुकीं तो 27 लोग मारे जा चुके थे। 26 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक। पहलगाम में उस दिन सिर्फ जाने नहीं गईं, कई परिवार हमेशा के लिए टूट गए। हमले की खबर मिलते ही सेना, सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। इलाके को घेर लिया गया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू हुए। मृतकों के शवों को हेलीकॉप्टर और विमानों के जरिए उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किए गए। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की गई। कई शहरों में कैंडल मार्च निकाले गए। पूरा देश गुस्से और शोक में था। हमले के कुछ समय बाद इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के संगठन ने ली। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस संगठन को लश्कर ए तैयबा से जुड़ा माना जाता है। यहीं से यह साफ हो गया कि यह हमला सीमा पार से समर्थित आतंकी नेटवर्क का हिस्सा था। इसके बाद खुफिया एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय हो गईं। तकनीकी इनपुट, सैटेलाइट डेटा और इंटरसेप्ट्स के आधार पर यह सामने आया कि हमले की योजना भारत के बाहर बैठे आतंकी हैंडलरों से जुड़ी थी। दिल्ली में उच्च स्तर की सुरक्षा बैठकों का दौर शुरू हुआ। सेना, वायुसेना और खुफिया एजेंसियों के बीच लगातार चर्चा हुई। एक बात तय थी, भारत जवाब देगा। लेकिन यह भी तय किया गया कि जवाब ऐसा होगा जो आतंक को नुकसान पहुंचाए, ना कि आम नागरिकों को। हर इनपुट का पूरा सत्यापन किया गया, हर लक्ष्य को वेरीफाई किया गया। इसके बाद 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी रात भारत ने जवाबी कार्रवाई की। इस कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। सरकार और सेना ने बताया कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकी ढांचों को निशाना बनाना था। यह कोई युद्ध नहीं था, यह आतंक के खिलाफ एक सीमित और लक्षित कार्रवाई थी। रात के समय भारतीय वायुसेना के विमानों ने पहचाने गए ठिकानों पर सटीक हमले किए। सरकारी बयान के अनुसार इन हमलों में कई आतंकी मारे गए या निष्क्रिय कर दिए गए। हालांकि किसी भी तरह की संख्या सार्वजनिक नहीं की गई। स्ट्राइक के बाद तकनीकी निगरानी और सैटेलाइट इनपुट के जरिए डैमेज असेसमेंट किया गया। इन इनपुट्स से यह सामने आया कि जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया था, वे दोबारा सक्रिय स्थिति में नहीं रहे। ऑपरेशन पूरा होने के बाद भारतीय विमान सुरक्षित वापस लौट आए। ऑन ऑपरेशन के बाद स्थिति पूरी तरह शांत नहीं हुई। सीमा के पास संदिग्ध ड्रोन गतिविधियां देखी गईं। रिपोर्ट्स के अनुसार इन प्रयासों को भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने समय रहते पहचान लिया। भारतीय सुरक्षा तंत्र ने इन ड्रोन को भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही निष्क्रिय कर दिया। सरकारी बयान में कहा गया कि देश की वायु रक्षा प्रणाली पूरी तरह सतर्क और तैयार थी। इसके बाद भारतीय सेना ने एक औपचारिक मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस ब्रीफिंग में सेना ने पूरे ऑपरेशन की जानकारी देश और दुनिया के सामने रखी। कैसे टारगेट चुने गए, क्यों कार्रवाई सीमित रखी गई और कैसे यह सुनिश्चित किया गया कि आम नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे, इन सभी बातों को स्पष्ट किया गया। इस मीडिया ब्रीफिंग की एक खास बात यह थी कि ऑपरेशन की जानकारी देने के लिए एक महिला सैन्य अधिकारी को सामने लाया गया। यह सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, यह एक संदेश था कि भारतीय सेना में महिलाएं
सिर्फ हिस्सा नहीं बल्कि नेतृत्व भी कर रही हैं। इसके बाद भारत ने दुनिया के प्रमुख देशों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। भारत का संदेश साफ था, यह आतंक के खिलाफ कार्रवाई है, न कि युद्ध की शुरुआत। अगले कुछ दिनों तक सीमा पर तनाव बना रहा। राजनयिक स्तर पर लगातार बातचीत चली और धीरे धीरे स्थिति स्थिर होने लगी। लेकिन 22 अप्रैल और उसके बाद की घटनाएं एक बात साफ कर गईं। अगर हमला योजना के साथ किया जाएगा, अगर धर्म और नफरत को हथियार बनाया जाएगा और अगर उसकी जिम्मेदारी खुलेआम ली जाएगी, तो भारत का जवाब भी सोच समझकर सीमित तरीके से, लेकिन पूरी मजबूती के साथ दिया जाएगा। पहलगाम में जो लोग मारे गए, वे वापस नहीं आ सकते। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर यह संदेश जरूर छोड़ गया कि भारत आतंक के सामने खामोश नहीं रहेगा। जय हिंद।